नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। कहानी चल रही है दिल से बंधी एक डोर और इसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। ये छठा पार्ट है दोस्तों। इससे पहले के सारे पार्ट्स आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जा कर के चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कहानी के इस छठे पार्ट को शुरू करते हैं। कोकिला जी ने गुरूर में आकर कहा, उसकी माँ होने के नाते मैं उसकी ज़िंदगी का फैसला ले सकती हूँ। मेरा बेटा मेरा कहा मानेगा। वो अस्मी से शादी जरूर करेगा। करण जी कोकिला से, आप भगवान हैं। आप अखिल को जन्म देकर उसकी ज़िंदगी के फैसले लेने का हक नहीं रखती हैं। ये फैसला उसका होगा कि वो शादी करेगा कि नहीं। और अभी प्रज्ञा और अखिल का तलाक नहीं हुआ है। कोकिला जी अकड़कर, नहीं हुआ है तो हो जाएगा। मैंने अपने वकील से कहकर तलाक के कागज़ बनवा लिए हैं और मेरे पास तलाक के कागजात मौजूद हैं। करण जी कोकिला जी को हैरान होकर देखने लगे। आप पागल हो गई हैं श्रीमती जी, होश में आइए आप, वरना आप अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगी। क्यों उसे जीते जी मार रही हैं आप? कोकिला जी, मुझे अपने बेटे का घर बसते हुए देखना है। मैंने अस्मी के परिवार और अस्मी को अखिल की टूटी हुई शादी के बारे में बता दिया है। उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। अखिल और अस्मी को भी आपस में मिलवा दिया है। अस्मी को अखिल पसंद है। करण जी, और अखिल को पसंद है अस्मी? कोकिला जी, नहीं होगी तो शादी के बाद खुद ब खुद पसंद आ जाएगी। बस एक बार दोनों की शादी हो जाए। करण जी अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। आपकी जिद आपको आपके बेटे से हमेशा हमेशा के लिए दूर ले जाएगी। आप भी प्रज्ञा की राह पर चल पड़ी हैं। उसने बिना सोच सच जाने अखिल को दोषी ठहराया था, और अब आप जो करने वाली हैं उससे आपका बेटा मर जाएगा। अखिल मेहंदी के फंक्शन की तैयारी करवा रहा था, तभी कोकिला जी अखिल के पास पहुंच गई। अखिल अखिल ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो कोकिला जी मुस्कुरा रही थी। माँ, आप इस वक्त यहाँ? कोकिला जी, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ? अखिल, कैसी बात कर रही हैं माँ आप कहीं भी आ जा सकती हैं। कोकिला जी अखिल को देखकर, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। अखिल, क्या चाहिए आपको माँ? कोकिला जी, एक वादा। अखिल हैरत से, कैसा वादा? कोकिला जी, बस एक वादा और कुछ नहीं। अखिल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ उससे किस लिए वादा मांग रही है। कोकिला जी, बोल, वादा करेगा मुझसे? जो भी मैं मांगूंगी तुझसे वो तू मुझे देगा? अखिल, सब कुछ तो आपका ही है माँ, तो वादा क्यों? कोकिला जी, जिद से पहले वादा। कोकिला जी ने अपना हाथ अखिल के सामने कर दिया। अखिल ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ अपनी माँ के हाथ पर रख दिया। कोकिला जी मन ही मन खुश हो गई। अपने किए वादे से मुकरना मत। अखिल मुस्कुराते हुए, कभी नहीं, कहकर अपनी माँ को अपने गले से लगा लिया। मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, अस्मी, तेरी शादी के लिए बहुत अच्छी है, तेरी जिंदगी खुशियों से भर देगी। अखिल ने एक झटके से कोकिला को खुद से दूर किया और हैरत भरी नज़रों से देखने लगी। कोकिला जी, ऐसे क्यों देख रहा है तू मुझे? तूने अभी मुझसे वादा किया है कि तू मुझसे किया वादा नहीं तोड़ेगा। मैं तेरी शादी अस्मी से करवा दूंगी, ताकि अस्मी जल्दी से जल्दी हमारे घर की बहू बनकर हमारे यहाँ आ जाए। कोकिला जी अपने ही रोब में बोले जा रही थी और अखिल अपनी माँ को हैरानी से देखे जा रहा था। अखिल ने कोकिला जी को देखकर कहा, माँ, आप जानती हैं आप मुझसे क्या करने को कह रही हैं? मैं शादीशुदा हूँ। कोकिला जी ने अखिल को गहरी आंखों में देखकर कहा, नहीं, तू शादीशुदा नहीं है। तेरी शादी उसी दिन टूट गई थी जिस दिन उस मनहूस ने तुझे जेल भिजवाया था। माँ, अखिल गुस्से में चीखा, बस, बहुत हो चुका अब। कोकिला जी भी तैश में आ गई। हाँ, बहुत हो गया अब।
तुझे मैंने उस बेगैरत मगरूर लड़की के लिए रोते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है, पर तू भूल गया है शायद। पर मैं नहीं भूली। तेरी शादी कल के कल होगी वो अस्मी से, यही मेरा फैसला है। ले, साइन कर इन कागजातों पर। अखिल का दिमाग कोकिला जी की बातें सुनकर वैसे ही खराब हो गया था। और अब ये कागजात, कौन से कागजात हैं ये? अखिल की आवाज़ अब सख्त हो गई। कोकिला जी बिना किसी भाव के कहा, तेरा और उस लड़की के तलाक के कागजात हैं ये। इन पर साइन कर ताकि दूसरी शादी होने में कोई अड़चन ना आए। अखिल, तलाक? माँ, आप मुझे थोड़ा थोड़ा क्यों मार रहे हैं? एक बार ही में ही मुझे मार दीजिए। थक गया हूँ मैं अब। इन तलाक के कागज़ पर साइन नहीं करूँगा और ना ही मैं ये शादी करूँगा किसी से। कोकिला जी, तेरा ये आखिरी फैसला है? अखिल, हाँ। कोकिला जी, तू उस बेगैरत लड़की के लिए अपनी माँ से किए वादे को तोड़ रहा है, जो अब तेरे लायक ही नहीं रही, जो तुझे कोई सुख नहीं दे पाएगी। वो लड़की तुझे कभी बच्चा भी। कोकिला जी गुस्से में आकर वो सब कहने जा रही थी, जिसको सुनते ही अखिल प्रज्ञा के पास दौड़ते हुए चला जाता। अखिल, माँ, आप कहते कहते क्यों रुक गई? बच्चे? क्या? और प्रज्ञा के बच्चे, क्या कहना चाह रही थी आप मुझसे? कोकिला जी अखिल से नज़रें चुराते हुए वहाँ से जाने लगी तो अखिल अपनी माँ के आगे आकर खड़ा हो गया। अखिल, बताइए, सच क्या है? क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? कोकिला जी बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी। कल तेरी और रश्मि की शादी है और अगर तू नहीं माना तो मैं अन्न जल त्याग कर दूंगी। बाकी तो खुद समझदार है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरा भला ही चाहूंगी। कोकिला जी अखिल के कमरे से बाहर निकलने लगी तो अखिल ने बेहद मार्मिक आवाज में कहा, माँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। वो मुझे नहीं अपना सकी, कोई बात नहीं, पर वो मेरे दिल में धड़कन बनकर धड़कती है और धड़कन के बिना दिल कभी नहीं धड़कता। कोकिला जी ने पीछे मुड़कर देखा। देखते हैं तेरा कभी ना मुकम्मल होने वाला प्यार जीतता है या मेरी ममता। अखिल बेबस सी नज़रों से अपनी माँ को जाते हुए देख रहा था। अस्मी का कमरा। अस्मी के कमरे में शांति पसरी हुई थी क्योंकि कोकिला जी ने अगले दिन शादी थी ये बात अस्मी और उसके घर वालों को बता दी। अस्मी के पापा, बहन जी, कल शादी है, पर अचानक से ये फैसला क्यों ले लिया आपने? इतनी जल्दी हम तैयारियां कैसे करेंगे? और हमारे रिश्तेदार सब हमसे नाराज हो जाएंगे कि हमने अचानक से अस्मी की शादी कैसे कर दी। कोकिला जी, आपको अखिल पसंद है कि नहीं? और मैंने आपको अखिल की पहली शादी की हकीकत भी बताई है, तो क्या आप शादी के लिए राजी हैं? कोकिला जी की आवाज़ में खुरदरापन था। अस्मी और उसके मम्मी पापा एक दूसरे को देखने लगे तो अस्मी के पापा ने कहा, हमें अखिल पसंद है और आपने अखिल की सारी हकीकत हमें बता दी है। आज नहीं तो कल अखिल का तलाक उस लड़की से हो ही जाएगा। कोकिला जी, तो फिर ठीक है, सुबह तैयार रहिए, अस्मी की शादी है अखिल से। अखिल की ज़िंदगी में भूचाल आने वाला था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस स्थिति से कैसे निपटे। अखिल अपने कमरे में फर्श पर अकेला बैठा था और अपने बालों को नोच रहा था। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुमसे प्यार होता मुझे और ना ही मेरी ऐसी हालत होती। भूलने की बहुत कोशिश की मैंने तुम्हें, पर चाहकर भी भूल नहीं पा रहा हूँ मैं तुम्हें। दर्द बेहिसाब है दिल में मेरे, पर आंसू भी नहीं बहा पा रहा हूँ मैं। कितना बेबस कर दिया है मुझे तेरे इश्क ने कि खुद से ही आज लड़ रहा हूँ। मैं भूलने की बहुत कोशिश की मैंने तुम्हें, पर चाह कर भी भूल नहीं पा रहा हूँ। मेहंदी का फंक्शन। पिछली रात में अखिल की ज़िंदगी में कौन सा तूफान आया था किसी को कोई खबर नहीं थी। अखिल मेहंदी के फंक्शन की तैयारियां देख रहा था। तभी अखिल के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अखिल ने पीछे मुड़कर देखा तो मुकुल और उसके मम्मी पापा थे। अखिल को उन्हें देखकर याद आया
कि उन्हें यहाँ किस लिए इनवाइट किया था। ओह, आई एम रियली सॉरी सर, मैं आपसे मिल ही नहीं पाया था कल। मुकुल के पापा, नहीं अखिल, सॉरी मत कहो, तुम्हारे मम्मी पापा हम सबसे मिल लिए हैं। ओह, फिर ठीक है। तभी वहाँ दीक्षा, पंकज और वंदना आ गए। अखिल ने पंकज, वंदना और दीक्षा को इंट्रोड्यूस करवाया। मुकुल दीक्षा को देखकर मुस्कुरा रहा था तो दीक्षा ने उसे देख लिया। दीक्षा, ये मुझे देखकर अपने दांत क्यों दिखा रहा है? अखिल, दीक्षा, ये मुकुल है, मेरे बिजनेस एसोसिएट हैं और अब बहुत ही जल्द हमारे घर के दामाद भी बनने वाले हैं। ये बात कोकिला जी ने कही। दीक्षा हैरानी से अपने पापा और मम्मी को देख रही थी। दीक्षा को उसकी मम्मी ने कहा, दीक्षा बेटा, ये मुकुल है, तुम्हें बताया था ना मैंने कल। दीक्षा मन में, तो ये है वो। दीक्षा मुकुल को स्कैन करने लग गई। दिखने में तो ठीक ठाक है, हाइट भी अच्छी है, रंग गेहुआ है, फिट भी है। ब्लैक जीन्स, वाइट शर्ट और ब्लैक जैकेट में कातिलाना लग रहा है। दीक्षा मुकुल को देखकर मुस्कुरा रही थी। मुकुल दीक्षा के पास ही खड़ा था तो उसने दीक्षा के कान के पास अपने होठ रख कर कहा, सच में बहुत कातिलाना लग रहा हूँ क्या मैं, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही हो? कहकर एकदम से दीक्षा से दूर होकर उसे देखकर शरारत से मुस्कुरा दिया और दीक्षा आंखें फाड़कर मुंह खोलकर उसे देखने लगी। दीक्षा अपने मन में, महादेव जी, ये तो मन की बात भी सुन लेता है। अखिल के पापा ने मुकुल से दीक्षा के साथ अकेले में बात करने को कहा तो मुकुल ने सीधे ही कह दिया, मुझे दीक्षा पसंद है, आप दीक्षा से पूछ लीजिए एक बार, उन्हें मैं पसंद हूँ कि नहीं। दीक्षा का मुंह फिर से खुल गया। वो क्या कहे क्या ना कहे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अखिल ने दीक्षा को धीरे से पूछा, ओए कबूतर, कैसा लगा तुझे ये तेरा कबूतर? दीक्षा हैरानी से अखिल को देखने लगी। भाई, मैं वो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। मुकुल, ज़रूरी नहीं है कि मुझे आप पसंद आ गई हैं तो आप भी मुझे पसंद करें ही। आप पर कोई दबाव नहीं है। दीक्षा अखिल को देखने लगी। अखिल, क्या हुआ? मुकुल पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती तेरा रिश्ता नहीं जोड़ेंगे हम। दीक्षा, भाई, वो बात नहीं है, मुकुल अच्छे हैं, पर एकदम से हाँ कैसे बोल दूँ? अखिल, तो ऐसा कर, तुम और मुकुल एक बार अकेले में बात कर लो, फिर जो भी तुम कहोगी वही होगा। दीक्षा खुश हो गई। अखिल, मुकुल, तुम और दीक्षा अकेले में एक बार एक दूसरे से बात कर लो, फिर हम बाकी सब बातें बाद में करते हैं। पंकज, ये सही है, पहले बात फिर बात आगे बढ़ेगी। पंकज ने दीक्षा को धीरे से कहा, वैसे लड़का बहुत हैंडसम है और नेक भी है, सोच समझकर फैसला करना। दीक्षा ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद कोकिला जी अखिल के पास आई जब वो अकेला था। क्या सोचा तुमने? शादी या मुझे मरा हुआ देखना चाहता है तू? अखिल बेबसी से, माँ, आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं, पर आप एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि मैं उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में कभी वो जगह नहीं दे पाऊँगा जो प्रज्ञा की मेरी ज़िंदगी में है। मैंने प्रज्ञा से प्यार किया है, कोई समझौता नहीं, पर अब जो होगा सिर्फ समझौता होगा। और सिर्फ नाम का रिश्ता कहकर अखिल वहाँ से चला गया। कोकिला जी मुस्कुराने लगी। एक बार शादी हो जाने दे, तू उस लड़की को हमेशा के लिए भूल जाएगा जब अस्मी तुझे प्यार करेगी। करण जी दूर खड़े होकर अपनी पत्नी को देख रहे थे, जो अपनी जिद को पूरा करने के लिए अपने बेटे की जिंदगी को दांव पर लगा रही थी। अखिल की शादी के बारे में जब पंकज, वंदना, दीक्षा को पता चला तो उनके सर पर जैसे वज्रपात हो गया हो। उनका मुंह खुले के फुले रह गए। पंकज, ये हो क्या रहा है? मजाक है क्या? मैं अभी आंटी जी से जाकर बात करता हूँ। तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? वंदना को तो झटका ही लग गया और दीक्षा तो जैसे बेसुध हो गई। हो क्या गया है माँ को? ये क्या अनर्थ करने जा रही हैं? कोई तो रोक लो उन्हें।
सब ने अपने सिर पकड़ लिए। शाम को मेहंदी के फंक्शन में किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था और ना ही किसी के चेहरों पर रौनक थी। वंदना को मेहंदी लग रही थी। तभी वंदना ने प्रज्ञा को सब बातें बता दी। तो प्रज्ञा एक बार तो सिहर उठी, पर दूसरे ही पल नॉर्मल हो गई। वंदना, प्रज्ञा, सब गलत हो जाएगा। जीजू के बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा है कि वो किस दर्द से गुजर रहे हैं। प्रज्ञा के हाथों में मेहंदी लगी थी, जिस पर अखिल का नाम लिखा था। वंदना ने मेहंदी वाली को बोलकर चुपके से उनका नाम लिखवा दिया था। प्रज्ञा की आंखों से प्रज्ञा की मेहंदी रची हथेलियों पर आंसू गिरने लगे। अस्मी बहुत अच्छी है, उन्हें संभाल लेगी। तभी अखिल वहां आ गया। प्रज्ञा की पीठ थी अखिल की तरफ। हरे रंग का सलवार सूट पहना हुआ था, बनारसी दुपट्टा सिर पर ओढ़ रखा था और बालों की चोटी बना रखी थी। अखिल को समझने में देर नहीं लगी कि ये प्रज्ञा है। अखिल के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फटने को था। अखिल एकदम से प्रज्ञा के सामने जाकर खड़ा हो गया। प्रज्ञा अखिल को अपने सामने देखकर चौंक गई। अखिल की आंखों में आंसू थे और आंखें लाल थी। प्रज्ञा बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी तो अखिल ने प्रज्ञा की कलाई कसकर पकड़ ली। कहाँ जा रही हो? मुझसे नजरें चुराकर? जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। काश तुमसे ना मिला होता, काश तुम्हें यूं टूटकर ना चाहा होता, तो आज मेरा इश्क यूं सबके सामने रुस्वा ना होता। आज तुम अपनी आंखों के सामने मुझे बर्बाद होते देखोगी। तुम्हें चाहने की कितनी बड़ी सजा मिली है मुझे, कि तुम्हारे होते हुए आज मैं किसी और को अपनी बगल में बिठाऊंगा, जहां बैठने का हक मैंने सिर्फ तुम्हें दिया था। तुमने मुझे कभी नहीं चाहा, पर मैंने तुम्हें बहुत मोहब्बत की थी, पर तुमने बेकदरी कर दी। जाना मत कहीं, मेरी बर्बादी का तमाशा देखे बिना। तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है, मिसेज प्रज्ञा अखिल। कहकर अखिल ने आंसू भरी आंखों से पहली बार प्रज्ञा के माथों को चूम लिया और वहां से चला गया। प्रज्ञा खुद को संभाल ना पाई और रोते हुए वहीं नीचे बैठ गई। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कहकर प्रज्ञा फूट फूट कर रोने लगी। पंकज और वंदना वहीं थे और वो भी दोनों को देखकर रोने लगे। अखिल और अस्मी मंडप में बैठे हुए थे। सबके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी, क्योंकि कोई भी अखिल की शादी से खुश नहीं था और अखिल के चेहरे पर कोई भाव भी नहीं थे। वह तो जैसे निष्प्राण होकर बैठा हुआ था। प्रज्ञा एक साइड में खड़ी थी, अपने सिर पर ओढ़नी ओढ़कर और खुद से सिमटी हुई सी। प्रज्ञा की आंखों में दर्द था, पर आंसू आंखों से नदारद थे, जैसे वो भी प्रज्ञा से नाराज थे। इस पूरे प्रकरण में कोई बहुत खुश था तो वो थी कोकिला जी। वो इसे अपनी जीत समझ रही थी, पर असल में वो आज अपने बेटे को खोने वाली थी। पर कोकिला जी पूरी अकड़ में थी। करण जी, उर्मिला जी, दिलीप जी, वंदना के माता पिता, पंकज की माँ, मुकुल और उसकी फैमिली मौजूद थी वहाँ पर। पंडित जी ने शादी के मंत्र उच्चारण शुरू कर दिए तो प्रज्ञा उस तरफ अपनी पीठ करके खड़ी हो गई जिस तरफ शादी का मंडप था। प्रज्ञा अपने मुंह पर हाथ रखकर सिसक पड़ी और अखिल, उसकी आंखों में दर्द उभर आया, पर वो मजबूत होकर बैठा रहा। अस्मी घूंघट करके बैठी हुई थी, पर उथल पुथल उसके भी मन में थी कि शादी होगी कि नहीं। वंदना प्रज्ञा को रोते हुए देख रही थी। बिट्टो, रोक ले इस शादी को प्लीज, वरना जीजू जीते जी मर जाएंगे। दीक्षा, प्लीज भाभी, रोक लीजिए भाई को इस शादी को करने से। प्लीज, आप अच्छे से जानती हैं भाई आपके अलावा किसी और को प्यार नहीं कर पाएंगे। वो हम में से किसी का कहना नहीं मानेंगी, पर आप कहेंगी तो वो इस अनर्थ को होने से रोक देंगे। देखिए, भाई सिर्फ आपकी ही तरफ देख रहे हैं। उनकी आंखें सिर्फ आप पर ही टिकी हुई हैं, जैसे कह रही हैं, रोक लो मुझे इस शादी को करने से। प्रज्ञा एक कुर्सी को पकड़कर खड़ी थी, जिसे उसने कस कर पकड़ रखा था। प्रज्ञा बेआवाज रो रही थी और उसके लब तड़प रहे थे, ये कहने के लिए कि ये शादी मत करिए अखिल, पर जाने किस बात ने प्रज्ञा को रोक कर रखा हुआ था। प्रज्ञा बुरी तरह कांप रही थी,
जैसे वो खुद से ही लड़ रही थी। उधर शादी की विधियां शुरू हो गई। वंदना और दीक्षा की आंखें लबालब आंसुओं से भर गई। प्लीज रोक लो उन्हें, प्लीज। पंडित जी ने दोनों का गठबंधन करने के लिए बहन को बुलाया, पर दीक्षा मुंह फेर कर खड़ी हो गई। कोकिला जी ने दीक्षा को घूर कर देखा और खुद ही गठबंधन करने चली गई। पंकज, मैं आपसे अपने दोस्त की जिंदगी मांगता हूँ, मत मारिए जीते जी उसे। भाभी प्लीज रोक लीजिए ये शादी करने से। प्रज्ञा ने कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गठबंधन करके पहला फेरा लेने के लिए अखिल ने जैसे ही अपने कदम उठाए, तभी प्रज्ञा ने कहा, रुक जाइए अखिल, प्लीज ये शादी मत करिए। प्रज्ञा के ये कहे शब्द अखिल के कानों में पड़े तो अखिल के कदम वहीं रुक गए। अखिल का निचला होठ हल्का सा हिला और दीक्षा और वंदना खुशी के मारे चीख पड़ी। सबके होठों पर मुस्कुराहट आ गई, पर कोकिला जी प्रज्ञा की बात सुनकर गुस्से से उबल पड़ी और दंदनाती हुई प्रज्ञा के सामने जाकर खड़ी हुई और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई अखिल को शादी ना करने के लिए कहने की? प्रज्ञा रोते हुए कोकिला जी के पैरों में गिर गई। प्लीज़ माँ, अखिल की शादी मत करिए। अखिल जी नहीं पाएंगे और अस्मी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी गलतियों की सज़ा अखिल जी को मत दीजिए। कोकिला जी ने गुस्से से प्रज्ञा के मुंह को पकड़ लिया तो सब चौंक गए। पंकज ने कोकिला जी के हाथ से प्रज्ञा का चेहरा हटाया। आंटी, क्या कर रही हैं आप? तो कोकिला जी गुस्से से जोर से चीखी, ये लड़की बेशरम बेहया है। ये लड़की अखिल के लायक नहीं है। इसने अखिल को इसलिए परेशान किया कि ये पूरब से प्यार करती है, उसके बिना मर रही थी। पर असल बात ये है कि ये किसी एक की बनकर नहीं रह सकती है। जाने कहाँ कहाँ किस किस से मिलती जुलती है, जिसका नतीजा ये अपने पेट में लेकर घूम रही है। कोकिला जी की बात सुनकर सब स्तब्ध रह गए और प्रज्ञा ने रोते हुए अपने कानों पर हाथ रख लिए और कोकिला जी के पैरों पर गिर गई। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए प्लीज़, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तभी कोकिला जी को इतना तेज गुस्सा आया कि कोकिला जी ने प्रज्ञा को इतना तेज धक्का दिया कि प्रज्ञा वहीं औंधे मुंह पेट के बल गिर गई और प्रज्ञा जोर से चीखी, माँ, और अपना पेट पकड़कर दर्द से कहराने लगी। तो सब प्रज्ञा का नाम लेकर चीख पड़े। वंदना ने जल्दी से प्रज्ञा का सिर अपनी गोद में रख लिया और अखिल अपने गठबंधन के साथ ही दो लंबे लंबे डग भरकर प्रज्ञा के पास पहुंच गया और प्रज्ञा का सिर वंदना की गोद से उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उधर अस्मी और बाकी सब अखिल और अस्मी के गठबंधन वाले साफे को अग्निकुंड में जलते हुए देख रहे थे। अखिल प्रज्ञा के सिर के बालों को सहलाने लगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अखिल की आवाज़ कांपने लगी। प्रज्ञा ने रोते हुए अखिल का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी कोकिला जी अखिल के हाथ से प्रज्ञा का हाथ हटाने लगी तो अखिल ने गुस्से में कोकिला जी को देखा। कोकिला जी अपने बेटे की आंखों से गुस्सा देखकर रोने लगी। अरे ये अपवित्र है, तेरे लायक नहीं है। पता नहीं किसका अंश अपने पेट में लिए घूम रही है और यहाँ सती सावित्री बनकर हमारे बीच में आकर बैठ गई है। अखिल ये तुझे धोखा दे रही है। पता नहीं कितनों के साथ इसके संबंध हैं। माँ, अखिल गुस्से से जोर से चिल्लाया। बस, बहुत हो गया, अब और एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा इसके बारे में। कोकिला जी गुस्से से लगभग पागल सी हो गई। अरे पागल लड़के, समझ क्यों नहीं रहा है तू? ये तुझे कल भी धोखा दे रही थी और आज भी धोखा दे रही है और बाद में भी धोखा देगी। संभल जा, ये तेरे लायक नहीं है। ये बेशरम लड़की जाने कहाँ अपना मुंह काला। चटाक, एक जोरदार चांटा करण जी ने अपनी श्रीमती जी के चेहरे पर रसीद कर दिया। करण जी गुस्से से, आप जानती भी हैं कोकिला जी, आप अपने मुंह से कितनी ओछी बातें कह रही हैं। एक औरत होकर एक औरत के लिए इतनी गंदी सोच,
छी! शर्म आ रही है मुझे आपको अपनी पत्नी कहते हुए। आप ऐसी तो नहीं थी। आपकी सोच, आपके विचार सब बदल गए हैं। कोकिला जी अपने चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगी। आपने इस मनहूस लड़की के लिए मुझे मारा? करण जी ने अपना सिर पीट लिया। चुप, एकदम चुप। अगर अब एक लफ्ज और अपने मुंह से निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी पत्नी हैं। तभी अस्मी ने अपना घूंघट उठा लिया और कोकिला जी के पास आ गई। आंटी जी, सच जाने बिना कभी किसी के चरित्र पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। कोकिला जी, देखना अस्मी बेटा, तेरे अंकल ने मुझे आज पहली बार चांटा मारा, वो भी इस कलमुही। अस्मी, बस, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे प्रज्ञा के खिलाफ। हाँ, प्रज्ञा गर्भवती है। अस्मी की बात सुनकर सब सुन्न हो गए। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि प्रज्ञा प्रेग्नेंट है। कोकिला जी, सुनो अस्मी क्या कह रही है, सब सुनो। कोकिला जी चीख चीख कर कहने लगी। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में, जानते हैं क्या राज है प्रज्ञा का। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।